तो ये जो यूथ पार्लियामेंट होने वाला है ये अलग कैसे होगा? दिल्ली एनसीआर के आसपास की करीब 72 निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों कॉलेजेस को हमने संपर्क किया है। कॉलेज भी अपने स्तर पर इसमें सहभागी होंगे और इंडिविजुअल भी कोई विद्यार्थी इसमें आना चाहे तो वो आ सकता है। उनको पार्लियामेंट्री वैल्यूज, पार्लियामेंट्री डिस्कशन का लेवल, इसका अभ्यास हो। कि आज हमारे देश का जो युवा है वो अधिकतर अपना समय फ़ोन में बिताता है, किताबें पढ़ना बेहद ही कम हो चुकी है, कोई भी चीज़ पढ़ना बेहद कम हो चुकी है। आपको क्या लगता है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर जब वो चर्चा कर रहे होंगे तो क्या सही निर्णय वो ले पाएंगे? आजकल तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे कि सही से ज़्यादा गलत चीज़ें आ रही हैं। कई बार प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, यूथ पार्लियामेंट सरकार के इनिशिएटिव पे होती भी हैं, अवार्ड भी रखे हैं 51,000, 21,000 और 11,000 का। जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय होगा हम उसको राशि भी देंगे, प्रोत्साहन राशि विद्यार्थियों को। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में और मैं प्रज्ञा झा। संवाद, बातचीत, कम्युनिकेशन, डिस्कशन हमारे देश की एक पौराणिक परंपरा रही है और इस परंपरा ने हमें वो निर्णय दिए हैं जिसकी वजह से आज हमारे भारत की इकोनॉमी इतनी बढ़ती जा रही है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री इसी वाद विवाद और इसी चर्चा से हमें मिले। हमारे देश को आज़ादी इसी वाद विवाद और चर्चा से मिली। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो आंदोलन है वो इसी वाद विवाद, इसी डिस्कशन से शुरू हुए। मॉनेटाइजेशन और ऐसे कई निर्णय हैं जो इस वाद विवाद, इसी संवाद, इसी चर्चा से निकल कर आते हैं। और हमारे देश का जो यूथ है वो अब इस परंपरा को आगे ले जा रहा है। आगामी 12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन में भारतीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हो रहा है और ये नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन पहल जहां पर हमारे युवाओं को मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, अपनी बातों पर चर्चा करने का, अपने ही मुद्दों पर चर्चा करने का। और इस आयोजन के संयोजक आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस स्टूडियो में, प्रमोद कुमार जी। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हैं प्रमोद कुमार जी जो है। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और उसी समय से इन्होंने छात्र आंदोलन का ये हिस्सा बने रहे और साथ ही इन्होंने सामाजिक कार्यों में भी अपने काफ़ी ज़्यादा जो है सहयोग इन्होंने दिया है। 2013 में इन्होंने और इनके मित्रों ने मिलकर SRRO की स्थापना की और आप जो हैं अध्यक्ष भी हैं इस संस्था के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और अभी जैसे भारतीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होने जा रहा है जिस तरीके से आगामी 12 जनवरी को, इसके बारे में विचार आपके मन में कहाँ से आया, मैं ये जानने की कोशिश करूँगी। देखिए, विचार तो, संवाद तो हमारे राष्ट्र की परंपरा रही है। इस परंपरा में ही जिस तरह का समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव पीढ़ियों में होता रहता है, तो ये हमारी संवाद की, विमर्श की परंपरा सतत आगे बढ़ती रहे, इसके लिए युवाओं में संवाद बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारा देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हमारे देश के युवा एक स्वस्थ संवाद, एक स्वस्थ विमर्श करते हुए देश की गति प्रगति में भागीदार बने। हमारे देश का युवा देश की चाहे वैश्विक चुनौतियों का सामना विमर्श के आधार पर करे, आपसी संवाद और सहज चर्चा के आधार पर करे। हमारे देश की जैसे समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा है वैसे ही समृद्ध संसदीय परंपरा भी है। तो ऐसे तो भारतीय यूथ पार्लियामेंट या इस तरह के युवा पार्लियामेंट, छात्र संसद और बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। कई जगह यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, सरकारें भी करती हैं। लेकिन उन सभी युवा पार्लियामेंट या यूथ पार्लियामेंट से ये पार्लियामेंट का हमने जो आयोजन किया है, इसकी एक विशेषता ये है कि हमने संसदीय कार्य पद्धति के आधार पर इसका नियोजन किया है जी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी में संसदीय कार्य प्रणाली का एक तरीके से उनके अंदर इसका एक पुष्टता बने,
कि कैसे हमारे युवा संसदीय कार्यप्रणाली के आधार पर संवाद में जाएं, विमर्श खड़ा करें। तो इसलिए हमने भारतीय यूथ पार्लियामेंट को संसदीय परिचर्चा परंपरा के आधार पर ही इसका संयोजन किया है। बिल्कुल ठीक है सर, और ये एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया गया है कि हमारे देश में युवाओं को मौका दिया जा सके अपनी बात रखने का, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात चर्चा करने का। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से रहा है, पार्लियामेंट में हम जिस तरीके की तस्वीरें पार्लियामेंट से सामने आती हैं, युवाओं के मन में वही चीज़ें बनी रहती हैं। तो ये जो यूथ पार्लियामेंट होने वाला है, ये अलग कैसे होगा, मैं ये जानने की कोशिश करूँ। अलग ऐसे होगा कि हम लोगों ने पूरे देश भर से हाँ जी युवाओं से आह्वान किया है कि आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है। दिल्ली एनसीआर के आसपास की करीब 72 निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों कॉलेजेस को हमने संपर्क किया है। कॉलेज भी अपने स्तर पर इसमें सहभागी होंगे और इंडिविजुअल भी कोई विद्यार्थी इसमें आना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है। वो विद्यार्थी जब इसमें आएंगे और एक संसदीय कार्यप्रणाली के आधार पर वहाँ चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से उनको पार्लियामेंट्री वैल्यूज़, पार्लियामेंट्री डिस्कशन का लेवल, इसका अभ्यास होगा। ठीक है। अब आपका कहना है कि और पार्लियामेंट से ये पार्लियामेंट क्यों अलग है? कैसे अलग है? एक विद्यार्थी का आज फ़ोन आता है, उनका कहना है कि हमारे यूनिवर्सिटी में तो एक बैच दे देते हैं, बैच के आधार पे, मतलब जितने भी बच्चे पार्टिसिपेंट होते हैं वो बोलेंगे। जी। तो हमने उनको कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जितने भी स्पीकर्स हैं वो अपना निवेदन करेंगे, प्रश्न रखेंगे और उसका बैलेट होगा। बैलेट में से 15, 10 जितना भी हमारी संयोजन समिति तय करेगी उसके आधार पे उनका वो बैलेट टोकन आएगा और वही उसमें बोल पाएगा। यही संसदीय व्यवस्था है। तो हमने इस पूरे कार्यक्रम का स्वरूप जो रखा है, सुबह 11 बजे से औपचारिक कार्यक्रम शुरू होगा शाम के 6 बजे तक, जिसमें सबसे पहले एक उद्घाटन सत्र होगा। वो एक तरह की संयुक्त सभा होगी। उस संयुक्त सभा में हमारे कुछ मुख्य अतिथि भी रहेंगे, हमारे कुछ स्पीकर्स भी रहेंगे और एक लाइट लैंप और वंदे मातरम के साथ उसका उद्घाटन होगा। ठीक है। अगला जो सत्र है वो है प्रश्नकाल। वो हाँ बिल्कुल संसदीय कार्यप्रणाली के आधार पर हमारे जितने भी 3 से 4 प्रकार की श्रेणियां हैं जिसमें बच्चे अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। तो उसमें से जो सांसद और सरकार के रूप में प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो विपक्ष के लोग प्रश्न करेंगे और सत्ता पक्ष के लोग उसका जवाब देंगे। पहले सत्र के अंत में सरकार द्वारा कोई ना कोई एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। उस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखेंगे और अगले सत्र में उस पर चर्चा होगी। ठीक है। उसके बाद में लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के दौरान ही समय को हमने संयोजित करते हुए एक वर्ल्ड यूथ समिट का आयोजन किया है। वर्ल्ड यूथ समिट में हमने भारत के अंदर जितने भी देशों के दूतावास हैं सभी लोगों से, सभी राजदूतों से आग्रह किया है कि आप इसमें सहभागी हों। ठीक है। उसमें से जितने लोगों की उसमें स्वीकार्यता आएगी उनको हम बुलाएंगे। उनकी उपस्थिति में देश भर से 50 से 60 विद्यार्थियों को हम चुनेंगे जो कि उस व्यवस्था का पार्ट होंगे, जिसको हम वर्ल्ड यूथ समिट कह रहे हैं, जिसमें वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय शांति में भारत की भूमिका ऐसे विषय पे चर्चा होगी। ठीक है। लंच के बाद पहला जो सत्र है वो एक संयुक्त सभा के रूप में होगा। संयुक्त सभा हमारी संसद की बहुत सुंदर परंपरा है, जिसमें कई बार अतिथि बाहर से आते हैं तो दोनों ज्वाइंट पार्लियामेंट के सभी सांसद बैठते हैं, सरकार के प्रतिनिधि बैठते हैं और वो आकर के उसको सभा को एड्रेस करते हैं। तो ऐसे ही हमने देश के करीब 7 से 8 बड़े इन्फ्लुएंसर को, जो यूथ के बीच में काम करते हैं, वो शायद विद्यार्थी ना हो लेकिन युवाओं की आवाज़ है, युवाओं के विषयों को रखते हैं, ऐसे लोगों को हमने अपने यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया है और वो सभा को संबोधित करेंगे। जी जी जी। आपने 12 जनवरी की ही तारीख को क्यों तय किया है? मतलब स्वामी विवेकानंद जयंती है लेकिन वही तारीख कोई ख़ास है? नहीं, उसकी वजह तो स्पष्ट रूप से मैं बताऊं कि स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन रहे, यूथ की प्रेरणा का स्रोत आज भी हैं और हमेशा रहेंगे और पहले भी रहे। जी। भारत की बातों को किसी न किसी सभा में
सही रूप में रखने वाले अगर कोई थे तो स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने इस देश के युवा के अंतर्मन को खड़ा किया। तो ऐसे तपस्वी के जन्म दिवस पर हम लोग इस आयोजन को करें, तभी युवाओं में इसकी सार्थकता होगी। जिस तरह का विमर्श, जिस तरह की बातें उन्होंने देश के पक्ष में रखी और देश का एक सही रूप वैश्विक परिस्थिति में ले जा करके किए, तो निश्चित रूप से इस आयोजन का भी आने वाले दिनों में एक वैश्विक स्वरूप बने, ये भी हम चाहते हैं। और स्वामी जी के पाथे हर एक विद्यार्थी को उत्प्रेरित करते ही रहते हैं। एक सवाल सर बहुत मेरे मन में कौंध रहा है बहुत देर से, जब मैंने भारतीय यूथ पार्लियामेंट के बारे में सुना है, और मैंने आपसे तब भी पूछा था कि आज हमारे देश का जो युवा है वो अधिकतर अपना समय फ़ोन में बिताता है, किताबें पढ़ना बेहद ही कम हो चुकी हैं, कोई भी चीज़ पढ़ना बेहद कम हो चुकी है, बाकी की चीज़ों में वो ज़्यादा इंडल्ज है। फिर आप जब इस पार्लियामेंट में युवाओं को बुलाएंगे, वो जब वाद विवाद करेंगे, वो जब बातचीत करेंगे, आपको क्या लगता है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर जब वो चर्चा कर रहे होंगे तो क्या सही निर्णय वो ले पाएंगे? निश्चित रूप से। हाँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप नोटिस करिए, सब लोग डिजिटल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि किसी ने कोई बात उसमें फेंकी, उसके बाद उसमें तर्क कुतर्क, कोई बहुत सार्थक बात होती है वो नज़र नहीं आती। ठीक है, एक आपने अपनी कोई बात है उस पर कह दी, और आजकल तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे कि सही से ज़्यादा गलत चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा उसमें कहना है कि जब प्रत्यक्ष संवाद होता है तो उस समय आप नोटिस करिए कि केवल कम्युनिकेशन नहीं होता है बातों का और विषयों का, कम्युनिकेशन होता है आपके भाव का, आपकी इंटेंशन का कम्युनिकेशन होता है। तो अगर हम पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में जाते हैं, या हम परिचर्चा में जाते हैं, या किसी सामूहिक संवाद में जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं, और उनसे लोग सुंदरतम निर्णय उनके होते हैं, क्योंकि उनमें परस्पर विचारों का ही नहीं, भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वकालत करते हैं, यूथ पार्लियामेंट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मुखर रहे हैं, काफ़ी निश्चित रूप से। लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होते हुए तो नज़र नहीं आती हैं। कई बार प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, यूथ पार्लियामेंट सरकार के इनिशिएटिव पे होती भी हैं, और जो संबंधित मंत्रालय है वो भी कई बार उसके लिए बहुत मदद करता है, और यूथ पार्लियामेंट होती ही रहती हैं। जी। और हमेशा प्रधानमंत्री जी इसकी अपील भी करते हैं जी। लेकिन व्यवहारिक रूप से कई बार नहीं होती हैं, या व्यवहारिक रूप से कई बार जो है वो उसका एक स्वरूप नहीं बन पा रहा है। उन्होंने एनसीसी को भी, एनएसएस को भी, नेहरू युवा केंद्र को भी, और उससे भी आगे सभी लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि आप युवाओं में संवाद, युवाओं में परिचर्चा रखिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने उन्हीं से प्रेरणा लेकर के एक इनिशिएटिव लिया है, हमारे लोगों ने मिलकर के, कि हम लोग भी युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वस्थ संवाद की परिपाटी प्रारंभ करें, और चाहे वैश्विक मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, सभी मुद्दों पर वे बैठ करके सब युवा आज देश का विमर्श कर रहा है, चर्चा कर रहा है। इस तरह का संदेश हमारे देश से जाना चाहिए। किन टॉपिक्स पर इस बार जो है आपने चर्चा करने का सोचा है? हमारी इसकी एक आयोजन समिति है, एक स्वागत समिति है। तो आयोजन समिति पूरा का पूरा नियोजन करती है। उस आयोजन समिति में 6 विषयों पर हमने इसमें केंद्रित किया है। उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके अलावा विकसित भारत, इसके अलावा आप नागरिक कर्तव्य, क्योंकि बात सरकारों पे लोग कर देते हैं, अपने कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता, तो हमने नागरिक कर्तव्य पे भी इसमें एक विषय रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता, इसको भी हमने एक विषय माना है। वन नेशन वन इलेक्शन को भी हमने विषय माना है। सभी पे विद्यार्थी अपने वीडियो संदेश, अपना ब्लॉग भी लिख सकते हैं, और संसद में उनको मौका मिलता है, युवा संसद में, तो इन्हीं विषयों पे केंद्रित वो अपने वक्तव्य रखें, ऐसा हमारा आग्रह है। देश से जो तमाम युवा रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, या जो आना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस पार्लियामेंट को, वो कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है? उनके लिए हमने
हमारी वेबसाइट है www.bharatiya-youth-parliament.com। जी जी। इस पे जाकर के इसके होम पेज पे देखेंगे तो रेड कलर का राइट साइड में रजिस्ट्रेशन का एक आइकॉन है, उस पे जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। पहला है ऑफलाइन, जिसमें हमने 100 रुपये का एक शुल्क रखा है, जिसमें हमारी टीम आपको एक सब्सक्रिप्शन बेस एक वो भेजेगी, तो उस पर जाकर के आप लाइव उसकी स्ट्रीमिंग देख पाएंगे, देश विदेश में कहीं भी आप होंगे। दूसरी श्रेणी है एज ए पार्टिसिपेंट। एज ए पार्टिसिपेंट हम उस कार्यक्रम के सहभागी बन सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं, और हम इसमें एक स्वामी विवेकानंद नेशनल क्विज कंपटीशन रख रहे हैं, जिसमें हम उसका एक्सेस देंगे और सभी 1-1 घंटे पे उसके प्रश्न आते रहेंगे, सबको उसके उत्तर देने हैं। ठीक है। और उसका ऑनलाइन डेटा फीड होता रहेगा और उसका रिजल्ट उसी दिन उस कार्यक्रम में आना है। और हमने स्वामी विवेकानंद क्विज में अच्छे अवार्ड भी रखे हैं, 51,000, 21,000 और 11,000 का। जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय होगा हम उसको राशि भी देंगे, प्रोत्साहन राशि विद्यार्थियों को। तो और बाकी जब वो विद्यार्थी अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उनको एक किट भी देंगे, जिससे कि उनका बैच है, आई कार्ड है और बाकी सब सामग्री, पठन लेखन सामग्री उसमें रहेगी जी। तीसरी श्रेणी है, उसमें एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमने 300 रुपये की एक राशि रखी है जी। और उसमें बच्चे रजिस्टर्ड करा करके अपना एक वीडियो संदेश हमें भेजें, जिससे कि हमारी एक जो चयन मंडल है वो उसके वीडियो से ये समझ पाए कि इसका क्या स्तर है, विषयों पे कितनी पकड़ है, इसका प्रेजेंटेशन कैसा है। और 12 तारीख का ये कार्यक्रम है, तो 11 तारीख को हमने सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। फिजिकल उसमें सभी का हम एक बार उनका प्रेजेंटेशन देखेंगे और वहाँ हमारा चयन मंडल पूरा रहेगा। तो उन बच्चों में से, उन पार्टिसिपेंट में से हम 115 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करेंगे जो कि संसदीय कार्य प्रणाली में भाग ले पाएंगे, जिसमें से 50 जो विद्यार्थी हैं वो विपक्ष में रहेंगे और 65 विद्यार्थी सत्ता पक्ष में रहेंगे, जिसमें मंत्रिमंडल का भी वो होगा निर्णय, और एक विपक्ष के होंगे, बाकी सभी सांसद होंगे। ठीक है। और चौथी श्रेणी है, इसमें एक वर्ल्ड यूथ समिट, जिसमें हम 50 से 60 बच्चों का चयन करेंगे, जो हमारे राजदूतों के साथ और हमारे कुछ शिक्षाविदों के साथ बैठ करके संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया और किसी भी कारणवश अगर उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन बच्चों के लिए क्या है? निश्चित रूप से जो हमारी एक श्रेणी है एज पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेंट वाली श्रेणी में वो आएँ और उसमें पूरा कार्यक्रम देखें। और हमने उसमें जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनको अगले वर्ष वरीयता मिलेगी, उनके 2 नंबर ऐड ऑन होंगे कि अगली बार आप नहीं ले पाए। वो इसलिए है कि आप अच्छे से अगले 1 वर्ष तैयारी करिए और अगले यूथ पार्लियामेंट में आपका स्वागत। आपने जो चौथी श्रेणी बताई वर्ल्ड यूथ समिट के बारे में, उसमें क्या होने वाला है सर? उसमें मैंने बताया आपको कि उसमें 50 से 60 हम लोगों को चयन करेंगे और वो हमारे एक संबंधित विषय पर हमारे जितने भी राजदूत आएंगे उनके साथ, जो विदेशों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ करके उस वैश्विक विषय पर चर्चा करेंगे। और एक तरीके से एक ग्लोबल समिट हमने एक बार इसमें पहल की है, आने वाले दिनों में हम इसको पूरे दिन भर चलाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन इस बार हम इसको पहल कर देना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने हमारे आमंत्रण पे कम से कम 5 से 6 देशों के प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए थे, हम उनको प्रॉपर मंच नहीं दे पाए थे, तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम को रखा है कि विदेश से आने वाले हमारे प्रतिनिधियों को भी मंच मिले और हमारे लोग भी उनके साथ एक हेल्दी डायलॉग कर पाए। कोई क्राइटेरिया भी है इसमें पार्टिसिपेट? क्राइटेरिया हमने प्रारंभिक रूप से रखा है कि इसमें ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन MA PG या UG के बच्चे इसमें रहें। टेक्निकल एजुकेशन करने वाले भी विद्यार्थी रह सकते हैं, लेकिन 12वीं से ऊपर के विद्यार्थी इसमें शामिल हों, PhD कर रहे हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो एक तरीके का ये विद्यार्थियों का एक सम्मेलन है, विद्यार्थियों का सम्मेलन है। और यही UG PG और जो PhD के बच्चे, हाँ, प्रोफेशनल कोर्स जो कर रहे हैं वो सब बच्चे इसमें आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो PhD लेवल पे है और जो UG लेवल पे है, उन दोनों में कैसे कंपटीशन होगा, कैसे चीज़ों को संभालेंगे? UG लेवल वाला PhD वाले से कैसे वाद विवाद करेगा, चर्चा करेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि अभी बिहार के चुनाव हुए हैं
उसमें सबसे छोटी विधायक कौन बनी है मैथिली ठाकुर, और सबसे वरिष्ठ वहाँ के सभासद कौन होंगे। तो निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बड़े भी बैठ सकते हैं, छोटे भी बैठ सकते हैं। मूल है उसकी विद्वता का स्तर, विषय पे पकड़ और अपने बोलने का तरीका। क्योंकि आप जब देश को रिप्रेजेंट करते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं तो आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, उसकी नेतृत्व विकास हो, ये भी इस यूथ पार्लियामेंट का एक एजेंडा है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सर। स्वामी विवेकानंद अवार्ड भी दिया जाना है, वो अवार्ड क्या है सर? जी, हम प्रतिवर्ष स्वामी जी के जन्म जयंती पर ये कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि 3 विषयों पर, क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारी अवार्ड सेरेमनी होती है, उसमें 50-500 लोग अवार्ड देते हैं। हमने 3 चुनिंदा श्रेणी रखी हैं, जिसमें सेवा, शांति और पर्यावरण। इन 3 विषयों पर अगर देश भर में किसी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, उस 3 लोगों को हमारे चयन मंडल, उसकी एक अलग से जूरी है और उसको सेलेक्ट करते हैं एक प्रतिनिधि तीनों में, और उसको हम अवार्ड देते हैं अपने यहाँ। और ये एक तरीके से हमारी वेबसाइट पे इसका ओपन लिंक रहता है, कोई भी इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और कोई भी किसी को रिकमेंड कर सकता है। ठीक है। और प्रमोद जी, इसमें अगर कोई प्रतिभागी के तौर पे नहीं शामिल होना चाहता है, पर वो ऐसा चाहता है कि मैं जुड़ूं इस चीज़ से जी, तो ऐसा भी कोई प्रावधान है कि वो जुड़ सकते हैं? जी, अभी तो हमने वेबसाइट पे जाएंगे तो हमने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है। लेकिन अगर कुछ लोग इसकी व्यवस्थाओं में आना चाहें, कुछ लोग इसके कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग 9999971472 पे कॉल करके हमको सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमको यदि लगता है कि आप इस कार्यक्रम के सहभागी हों, इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में आएँ, सबका स्वागत है। क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोग एक तरीके से सोसाइटी के लिए करते हैं, सोसाइटी के लोग करते हैं। हमारी कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है कि कोई नहीं आ सकता है। हम सबको, जैसे पार्टिसिपेंट को हम ओपन कॉल कर रहे हैं, ऐसे इसकी व्यवस्थाओं में भी ओपन कॉल कर सकते हैं। चूँकि ये कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है तो इसमें दूर से आने वालों की एक व्यवहारिक समस्या हो सकती है। तो उसमें हमने एक निवेदन हमारा सभी से है कि देश के अन्य किसी भाग से भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया वॉलंटियर बन सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमारी चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक यूथ पार्लियामेंट को पहुंचा सकते हैं। तो इस आयोजन से जो युवा हैं हमारे देश के, जो या तो जो भाग लेंगे या जो सहयोगी बनेंगे, उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न कई बार विद्यार्थी भी करते हैं और ये प्रश्न ज़्यादा आता है कि फ़ायदा क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फ़ायदा अगर निजी रूप से आप देखें तो फ़ायदे जैसा कुछ नहीं है। जब हम देश और विदेश और मानवता के समक्ष खड़ी चुनौतियों के बारे में विमर्श करते हैं तो वो विमर्श हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारी निजी महत्वाकांक्षाएँ उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। तो एक तरीके से अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से कहें तो वहाँ जब कोई पार्टिसिपेंट होते हैं तो हम उनको ऑनलाइन एक्सेस दे रहे हैं। आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे बैठते हैं, उनका कैसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ये भी आपको उसमें आपकी स्किल डेवलप होगी। इसके अलावा आप स्पीकर बनते हैं तो आपकी प्रभावी रूप से नेतृत्व क्षमता विकसित होगी, आपके प्रेजेंटेशन का होगा। वहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों से, तरह तरह के विद्यार्थियों से आप मिलेंगे तो आपका एक तरीके का सब एक एक्सपोजर होगा। और उसके अलावा वहाँ पर आने वाले सभी विद्यार्थियों को हम जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे, हम टाइम टाइम पर देश के अंदर जो भी निर्णय हो रहे हैं, जो संसदीय डिस्कोर्स होता है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, हम टाइम टू टाइम उनको देंगे जिससे कि वो सतत देश में हो रही गतिविधियों से जुड़े रहें। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आने का फ़ायदा यही होगा कि हम एक नेशनल लेवल के इवेंट में जाकर के एक प्रतिभागी के रूप में वहाँ बैठ रहे हैं और जिस तरह का हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, संसदीय कार्यप्रणाली के आधार पर हो रहा है, हमारी लोकतांत्रिक चीज़ों को मजबूत करने का एक मेला है, उसमें हम सहभागी हो रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि अगर इस तरीके का आयोजन होता रहा तो हमारे देश के जो युवा हैं वो जागरूक नागरिक बनने की तरफ अग्रसर होंगे। अभी जिस तरीके से उनका अवॉइडेंस वाला पीरियड चल रहा है, वो जागरूक होंगे चीज़। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को एक ही बात की समस्या है
कि हमको पूछा नहीं जा रहा है। हमारी सहभागिता क्या है, हमारी भागीदारी क्या है, सत्ता में भागीदारी क्या है। राजनीति के बारे में परसेप्शन ये बन गया कि ये राजनीति है और हमको राजनीति में नहीं जाना है। बिल्कुल सही है। हमारा प्रयास है कि हम जिस तरह का एक हेल्दी डिस्कशन रखेंगे उसी से आने वाली युवा पीढ़ी सत्ता को भी सेवा का साधन मान पाएगी। सत्ता कोई बुरी चीज नहीं है, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। आपके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी है तो आप अपने आप को प्रूव करो। ये छोटे मंच इसलिए होते हैं कि आप बड़े कैनवस पे अपने आप को खड़ा कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले युवा को अपनी भागीदारी देश के निर्माण में सुनिश्चित करनी है, तो इस तरह के डिस्कोर्स में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। और उसके अलावा अपनी ऐसी स्किल है और अपनी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है तो उसको जरूर एक बड़े पटल पे रखना चाहिए। हमारा काम है सबके लिए मंच क्रिएट करना। तमाम जो ये आयोजन हो रहे हैं, इनका भविष्य आप क्या देखते हैं? आयोजनों का भविष्य मुझे लगता है कि उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको लेकर के, देखिए कमर्शियल एंगल से तो हम करते नहीं। जी। हम तो सेवा भाव से युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए आयोजन करते हैं। इसका जो भविष्य हम देख पा रहे हैं वो ऐसा देख पा रहे हैं कि देश में या पूरे समाज में जिस तरह का सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन के आधार पर लोग अपने आप को एक मानव टूल बनते जा रहे हैं, वो परस्पर संवाद की परिपाटी में आए और वहाँ पर आकर के एक संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाए। क्योंकि एक तरफा बात नहीं हो सकती, दो तरफा जब संवाद होता है तो उसके बाद ही निर्णय होते हैं और वही लंबे समय तक चलते हैं। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अब जैसे आपने कहा कि कमर्शियल एंगल कम है और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का भाव रहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जो हमारे व्यूअर हैं वो आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं? उनका स्वागत है। हमने अपने वेबसाइट पे डोनेशन का भी एक वो रखा है और सभी प्रतिभागियों से हम कुछ नॉमिनल इसका चार्ज ले रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उन प्रतिभागियों को ये महसूस हो कि हम कंट्रीब्यूट करके इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे स्वच्छता, शुचिता, व्यवस्था सब उनको लगे कि ये आयोजन हमारा है। उनको अगर भागीदारी का एहसास हम अभी नहीं कराएंगे तो आने वाले दिनों में कैसे लगेगा कि देश की निर्माण में हमारी भागीदारी है। तो हमारा कोई ऐसा बहुत फंडिंग की व्यवस्था नहीं है। जो देना चाहे उसका स्वागत है और हमने ये भी फैसला किया है कि जितना भी आयोजन में पैसा आएगा उस पैसे का बकायदा खर्च और ऑडिट करके हम अपनी वेबसाइट पे उसको डालेंगे। तो कुल मिला के इसमें सभी लोग इसमें आ सकते हैं, दे सकते हैं आर्थिक सहयोग, लेकिन इस कार्यक्रम से जरूर इसके साक्षी बने, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऐसा मेरा सभी से आग्रह है। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे मेरा है कि जैसे आपने बताया कि कोई है फंडिंग जहाँ से आती है, आपके अपने लोग हैं जिनसे आप चर्चा करते हैं, तो सरकारें तो इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा सहयोग नहीं करती हैं, तो कोई नहीं करती हैं। हमने सरकारों के सभी प्लेटफॉर्म को, प्रज्ञा जी, हमने निवेदन किया है। जहाँ जहाँ से भी लोग आर्थिक रूप से स्पॉन्सर से मदद करते हैं, हमने सभी को बोला है जो दे दे उसका स्वागत और जो न दे उसका भी स्वागत। तो हम लोग किसी को बहुत ऐसे नहीं कहते हैं। हम लोगों ने सरकार की और निजी सभी प्रकार से सभी को निवेदन किया है। हमारा इसमें आर्थिक पहलू कम है, हमारा इसमें एक वैचारिक पहलू ज़्यादा है। वैचारिक पहलू ज़्यादा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको नेशनल खबर की तरफ से भी, और आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप आखिर तक जुड़े रहे। और वो तमाम युवा, नेशनल खबर के इस मंच से आपसे यही निवेदन है कि आप अगर अपनी सोच को डेवलप करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए, सो दैट कि आपको ये समझ आए कि हमारे देश में जो चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से काम करता है पार्लियामेंट। घर बैठकर चीज़ों को सीखना बिल्कुल अलग होता है और जा कर के एक जगह लोकेशन पर पहुंच करके चीज़ों को अपनी आँखों से देखना, समझना और अपने कला को भी लोगों के सामने रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं और आपको महसूस होगा कि आपने इस देश के लिए कुछ किया है, कुछ सहयोग दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और यूं ही नेशनल खबर के साथ आप बने रहें।